और देखिए पिछले कुछ दिनों के भीतर ही अतिक्रमण के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। राजधानी देहरादून से उत्तराखंड में कई जगह पर अवैध मजारों को तोड़ा जा चुका है और आपको अब दिखाते हैं कि पिछले रोज हुए कहां पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। उत्तराखंड में अवैध मजारों पर बुलडोजर गरज रहा है। जहां कहीं पर भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है वहां बुलडोजर चल रहा है। देहरादून में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर बनाई गई कई मजारों को तोड़ दिया गया। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में अवैध रूप से बनाई गई मजारों पर जेसीबी चली है। यहां 12 मजारों को तोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री धामी का संदेश साफ है कि देवभूमि में धर्म के नाम पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, हमारा धर्म है, अध्यात्म है, वो बना रहे, उसके लिए अतिक्रमण, अवैध कब्जेदारी, सरकारी जो जमीनों पर कब्जे हैं, उन सबको एक अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है। उसको अभियान के रूप में हटाएंगे। पिछले कुछ रोज के भीतर ही उत्तराखंड में कई जगह पर अवैध मजारों को तोड़ा गया है। विकास नगर, रामनगर और हरिद्वार में अवैध मजारों पर कार्रवाई की गई। प्रदेश सरकार के निर्देश हैं कि जहां कहीं पर भी सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल बनाया गया हो वहां फौरन बुलडोजर चलना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। देहरादून के पास विकास नगर में सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटा दिया गया है। प्रशासन ने अवैध रूप से बनी मजारों को बुलडोजर की मदद से हटा दिया है। इन मजारों को अवैध कब्जा करके वन विभाग की जमीन पर बनाया गया था और प्रशासन ने विकास नगर के बरोटीवाला, गोकुलवाला, जीतगढ़, भोजावाला समेत कई जगहों से मजारों को हटा दिया है और प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। पिछले कुछ रोज के भीतर ही कई जगहों पर कार्रवाई अब तक हो चुकी है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए विकास नगर में किस तरीके से कार्रवाई की गई है। लगातार जो अवैध रूप से बनी मजार है उन्हें हटाने का काम लगातार जारी है और ये विकास नगर में आप देखिए किस तरीके से पीला पंजा चला है। इन अवैध निर्माण पर वन विभाग की जमीनों पर अवैध निर्माण ये बनाए गए थे और लगातार ये कार्रवाई जारी है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं तमाम जगहों से इन अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। विकास नगर में ही इस तरीके की कार्रवाई भी देखने को मिली। वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण जहां पर बनाया गया है वहां से इन्हें हटाया जा रहा है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे कहां पर अभी किस तरीके की कार्रवाई हुई है। रवि कैंतोना सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, विकास नगर की तस्वीरें हमने देखी है किस तरीके से अवैध मजारों को हटाया गया है। आगे और कहां पर ऐसी कार्रवाई होना है अभी और कौन सी जगहों को चिन्हित किया गया है? बिल्कुल आयुषी, देखिए पूरे उत्तराखंड में अवैध जो मजारे हैं या फिर अवैध जो अतिक्रमण सरकारी भूमि पर हुआ है उसको हटाने का एक बड़ा अभियान चल रहा है जिसकी मॉनिटरिंग सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि लैंड जिहाद यहां पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तक पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए तो तकरीबन 315 ऐसी मजारें हैं जिनको हटाया गया है, 35 मंदिरों को भी हटाया गया है। तो ऐसे में जो वन भूमि पर ही खासतौर पर ये सरकारी जो भूमि है उस पर अतिक्रमण हुआ है, अवैध मजारें वहां पर हुई हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है, क्योंकि जब भी किसी मजार को हटाया जाता है तो उसका जो वारिस है उसको नोटिस दिया जाता है, लेकिन अधिकतर मजारें ऐसी 315 मजारें जो अवैध की गई कि उसका कोई वारिस सामने नहीं आया। तो एक बड़ी बात है कि किसी भी तरीके का विरोध नहीं हुआ, कोई वारिस सामने नहीं आया। तो ऐसे में यह भी आशंका जताई जा रही है कि आखिर इन अवैध मजारों का निर्माण किसने और क्यों कराया। इसमें जो इंटेलिजेंस है वो भी अपनी ओर से अब आगे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और इस पर जुट गए हैं, क्योंकि एक अपना ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है, क्योंकि इनका कोई वारिस सामने नहीं आया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ये भी साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में किसी भी तरीके से लैंड जिहाद को पनपने नहीं दिया जाएगा और कहीं पर भी जो वन भूमि में जिस तरीके के ये अवैध निर्माण हुए हैं उनको हटाने की कार्रवाई बहुत तेजी से की जाए। आज जो विकास नगर की तस्वीरें हमने देखा, इसके अलावा हरिद्वार की अगर बात करें, देहरादून की बात करें और पूरे प्रदेश में कई जगहों पर इस तरीके का पूरा अभियान चल रहा है और वन विभाग की भूमि पर जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, उसको हटाने की जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि किसी भी तरीके
तरीके से अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तक 315 के करीब मज़ारें हटाई गई हैं, 35 मंदिरों को भी हटाया गया है और जो अवैध अतिक्रमण है उसको चिन्हीकरण की कार्रवाई भी वन विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि पूरा देखें कि सरकारी भूमि पर किस तरीके का ये अवैध निर्माण हुआ है और इसके पीछे वजह क्या है। जिस तरीके से वारिस कई चीजों के सामने नहीं आए हैं तो उस पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। बहुत दिनों से कार्रवाई चल रही है, बहुत दिनों से अभी तक की कार्रवाई चल रही है। अभी और कितनी ऐसी मजारें हैं जिन पर ये कार्रवाई करना बाकी रह गया है और कितने दिन और ये अभियान चलेगा, अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल आयुषी, अगर देखें तो अभी तक तकरीबन 315 के बाद अगर कार्रवाई की बात करें तो 400 ऐसे अवैध जो निर्माण हुए हैं सरकारी भूमि पर उसका चिन्हीकरण वन विभाग कर चुका है। तो ऐसे में अभी आने वाले दिनों में इस तरीके का अभियान रहेगा और साथ ही आगे आने वाले दिनों में किसी भी तरीके का ऐसा अवैध अतिक्रमण ना हो उस पर भी पूरी तरीके से नजर रहेगी, क्योंकि पिछले कई सालों में इस तरीके का अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण पूरी तरीके से सरकारी भूमि पर हुआ है, जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं उनकी भी लापरवाही सामने आई है। और ये भी देखने को मिला है कि जब यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा था तो उस वक्त जो है इनको नहीं रोका गया, लेकिन अब पूरी तरीके से अभियान चल रहा है। अभी 400 के करीब इस तरीके के अवैध जो निर्माण है उनको चिन्हित किया जा चुका है और ये अभियान अभी सतत तौर पर आगे चलने वाला है। जी आशीष, चलिए तो आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। रवि, ये जानकारी आप दे रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ में हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। 20 मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने निरीक्षण किया है। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया गया है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा परिसर में अभी भी बर्फ जमी हुई है। 20 मई से यात्रा की शुरुआत होनी है और लगातार जो सेना के जवान हैं इस बर्फ को हटाने में जुटे हुए हैं। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया, तैयारियों का निरीक्षण किया कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं यात्रा को लेकर वो की जा रही है। और अभी भी गुरुद्वारा परिसर में काफी फीट की जो बर्फ है वो जमी हुई है। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से जो हेमकुंड साहिब का मार्ग है उसे साफ किया जा रहा है, बर्फ को हटाया जा रहा है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है और आज डीएम की तरफ से ये निरीक्षण किया गया है। तो 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मगर हेमकुंड साहिब में अभी भी काफी बर्फ जमी है। चमोली के डीएम खुद हेमकुंड साहिब पहुंचे और तैयारियों का निरीक्षण किया। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। चमोली जिले के डीएम हिमांशु खुराना ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया। डीएम ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम के निर्देश हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। देखिए, आगामी 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रारंभ होने वाला है, तो सभी हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, चाहे वो जल संस्थान है, विद्युत विभाग है और साफ़ सफाई के लिए सुलभ है, एडीसी है, सभी के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और हेमकुंड साहिब के दरबार तक हम लोग गए और जो भी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित है या पेयजल से संबंधित है या फिर नेटवर्क से संबंधित है, उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यात्रा से पूर्व सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए निर्देशित किया। मगर अभी भी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के पास करीब 8 फीट बर्फ जमी हुई है। लक्ष्मण मंदिर और हेमकुंड सरोवर भी अभी तक बर्फ से ढका हुआ है। सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग पर बर्फ हटाकर आवाजाही सुचारू कर दी है। अब हेमकुंड साहिब परिसर में बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने साधना की थी, इसलिए स्थान खासा पवित्र माना जाता है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे, रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से। रवि, एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है हेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरुआत होने में, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बर्फबारी हो रही है, यात्रा मार्ग में कहीं ना कहीं जो बर्फ है वो जमी हुई है, हटाई जा रहा है, क्या तैयारियां हैं फिलहाल यात्रा को लेकर?
बिल्कुल आयुषी, देखिए 20 तारीख को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे और ऐसे में जो पूरी तैयारियां हैं वो जोर शोरों से चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा बन रहा है वो है इस वक्त की बर्फबारी, क्योंकि 20 अप्रैल से ही यहां पर शुरुआत हो गई थी बर्फबारी को हटाने की। सेना के जवान बर्फ को हटा रहे हैं, लेकिन शाम के वक्त पर यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है। अभी भी जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी वहाँ पर भी मौसम ने काफ़ी खलल डाला है और ऐसे में हेमकुंड साहिब की यात्रा में अगर दिक्कतें होंगी तो बर्फबारी ही दिक्कतें वहाँ पर बढ़ा सकती है। ऐसे में जिलाधिकारी चमोली यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण कर चुके हैं। यहाँ पर अगर रास्ते की बात की जाए तो जो पैदल मार्ग है वहाँ पर 84 ऐसे डेंजर जोन हैं पैदल मार्ग पर, जिनको ठीक करने का काम अब अंतिम चरण पर चल रहा है। और ऐसे में शुरुआती दौर में जिस तरीके से बर्फबारी वहाँ पर 8 से 9 फीट तक अभी देखने को मिल रही है, तो जो हेमकुंड साहिब जो वहाँ पर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका भी ये कहना है कि अभी ज़्यादा बुजुर्ग लोग और छोटे बच्चे इस यात्रा से अभी बचें, और जब बाद में वहाँ पर बर्फ कम हो जाएगी, मौसम साफ हो जाएगा तो उसके बाद ही यात्रा में आए। इसके अलावा जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं उनको भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वाटर एटीएम लगाने की वहाँ पर बात की गई है। स्वास्थ्य के जो कैंप है रवि, तमाम निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके का अलर्टनेस दिखना चाहिए था प्रशासन में वो देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है और अब डीएम जाकर मौके का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या समय रहते अच्छे से क्या हेमकुंड साहिब की यात्रा की शुरुआत हो पाएगी? निश्चित तौर पर आयुषी, देखिए जिस तरीके से बहुत कम वक्त बचा हुआ है और वहाँ पर जिस तरीके से स्थलीय निरीक्षण की बात हुई है और जिस मैं कह रहा हूँ कि जो पैदल मार्ग है वहाँ पर 84 डेंजर्स पॉइंट जो है चिन्हित भी किए गए हैं, तो वहाँ पर भी अभी अंतिम चरण पर काम चल रहा है, यानी कि वो काम भी पूरा नहीं हुआ है। हालांकि अब निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी का ये दावा है कि पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं, लेकिन जिस तरीके से बर्फबारी वहाँ पर हो रही है उसमें महत्वपूर्ण जो भागीदारी इस वक्त सेना के जवानों की है, जो लगातार बर्फ को हटाने का वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी तरीके से यात्रा में कोई बाधा ना आए, इसी वजह से अपील की जा रही है कि शुरुआती दौर में बुजुर्ग जो लोग कुछ बीमारियों से ग्रसित हैं वो यहाँ पर अभी फिलहाल ना आए, और अगर बर्फबारी होती है, मौसम साफ अगर हो जाता है, मौसम साथ देता है तो यात्रा सुचारू होगी। लेकिन अगर वहाँ पर बर्फबारी अगर फिर से होती है तो काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर हो सकती हैं, और जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ पर भीड़ उमड़ेगी वो वहाँ पर कम भी पड़ सकती हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरुआत होने जा रही है, क्या तैयारियां हैं ये रवि ने हमको बताया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर 1 जून को पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी भी खोल दी जाएगी। फूलों की घाटी निरीक्षण करने गई टीम वापस लौट चुकी है। बड़े बड़े हिमखंड पर्यटकों के लिए बने रोडे, पर्यटकों की आवाजाही के लिए कच्चा मार्ग बनाया जा रहा है। हिमखंड को काटकर रास्ता बनाने की तैयारी है और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे फूलों की घाटी की, जहां अभी तक बर्फ जमी हुई है। फूलों की घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि 1 जून से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी खोल दिया जाएगा, लेकिन इस बीच जो बर्फ है वहां पर लगातार जमी हुई है और बर्फबारी कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही है। फूलों की घाटी निरीक्षण करने टीम जो गई थी वो भी अब वापस लौट चुकी है। और चलिए बात करेंगे चारधाम यात्रा की। मौसम साफ होने के साथ ही केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का हुजूम फिर से उमड़ने लगा है। मंदिर के बाहर तीर्थ यात्रियों की कतार नजर आ रही है। प्रशासन ने मंदिर के बाहर रेन शेल्टर लगाए हैं, जिससे तीर्थ यात्री खुद को बारिश से बचा सके। केदारनाथ धाम में मौसम साफ होते ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा है। केदारनाथ धाम की इन तस्वीरों को देखिए। तीर्थयात्री कैसे कतार में लगकर बाबा केदार के दर्शन के लिए खड़े हैं। दो दिनों से बाबा केदार की नगरी में मौसम मेहरबान है। मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ धाम में यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। पंजीकरण एक सीमा के बाद और मौसम खराब होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा रोका जाता है। तो 15 मई तक, जैसा कि आप जानते हैं कि उस पर अभी टेम्परेरी रोक है और उसके बाद का रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से जारी है। तो यात्रियों से ये अनुरोध है कि वो अपनी ट्रैवल का जो प्लानिंग है वो मौसम को देखते हुए, रजिस्ट्रेशन की जो अवेलेबिलिटी है उसको देखते हुए ट्रैवल करें। और जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा के पहुंच रहा है, भले वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या फिर फ़ोन व्हाट्सएप के माध्यम से, तो सभी को हम लोग टोकन स्लॉट मैनेजमेंट के सिस्टम से केदारनाथ धाम में दर्शन करा रहे हैं और पंक्तिबद्ध रूप में दर्शन हो रहे हैं और उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए अस्थायी शेल्टर का निर्माण करवाया है। रेन शेल्टर लगने से कतार में खड़े तीर्थ यात्री बारिश और बर्फबारी से खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी।
यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 18 दिनों में 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले, इसके लिए इस बार केदारनाथ धाम में टोकन व्यवस्था लागू की गई है। यात्री अपनी बारी के हिसाब से ही दर्शन कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डबरे की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। यूके SSSC पेपर लीक मामले के आरोपियों की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मामले में एसटीएफ ने अभी तक 8 बड़े आरोपियों की संपत्ति अटैच के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें से अभी तक 6 आरोपियों को प्रॉपर्टी जिला प्रशासन ने अटैच कर दी है। इस संपत्ति को अब आरोपी ना तो बेच सकते हैं और ना ही उस पर संपत्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेपर लीक मामले में अभी तक 56 आरोपियों को एसटीएफ ने अरेस्ट किया है, जिसमें से 24 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। SSSC में जो अनियमितता से संबंधित मुकदमे दर्ज हुए थे, उसमें जो मुख्य आरोपी थे उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 8 लोगों की प्रॉपर्टी का चिन्हित करके इनको अटैचमेंट के लिए डीएम देहरादून को रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें डीएम देहरादून के द्वारा 6 अभियुक्तों के अभी तक प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है। इधर पौड़ी जिले की सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई को तेज कर दिया है। यहां बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। शहर में ही 227 ऐसी जगहों को प्रशासन ने चिन्हित किया है, जिनमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग के साथ ही पुलिस प्रशासन भी अवैध अतिक्रमण को सरकारी भूमि से हटा रही है और अब तक सड़क किनारे और वन भूमि पर बनी अवैध मजारों को प्रशासन हटा चुका है, जबकि अब राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण को भी हटाया जाने लगा है। एनएच के हैं 89 और पीडब्ल्यूडी के 52 और 86 हैं नगर पालिका के 227 हैं और ये कार्रवाई हमारी जो अतिक्रमण का है ये लगातार चलती रहेगी और ये जो है यहाँ से पौड़ी मार्केट होते हुए श्रीनगर रोड तक पूरी अतिक्रमण में उसमें चिन्हित किए गए हैं, पूरे सही चिन्हित किए गए हैं, निशान लगा चुके हैं और जो है इसको हटाने का कार्य जारी है। सरकारी संपत्ति पे अतिक्रमण हो रखे हैं, उनके चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है उनको संबंधित क्षेत्राधिकारी को बताया गया है कि अपने अपने जो उनके एसडीएम्स हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो विभाग हैं जहाँ पे जो जिन सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हो रखा, भले ही पीडब्ल्यूडी हो, फॉरेस्ट है, उसका चिन्हीकरण जो है वो डिटेल में करवा लें और उसके बाद फिर अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई है वो भी साइमल्टेनियसली हमारी जारी है। वहीं बागेश्वर के जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीनें लगाने का काम खटाई में पड़ता जा रहा है और 2.5 साल पहले विश्व बैंक ने मशीन लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और तब से लेकर अब तक कई बार सिटी स्कैन मशीन लगाने के लिए समय सीमा भी बताई गई, लेकिन अब तक सिटी स्कैन सेंटर की सुविधा नहीं मिल पाई है। सीएमएस का कहना है कि इस महीने के आखिरी तक मशीन शुरू हो जाएगी। सीटी स्कैन के साथ साथ इस हॉस्पिटल का पूरा रेनोवेशन वर्क होना है, जिसमें सिविल वर्क, इलेक्ट्रिक वायरिंग, रीप्लम्बरिंग और कुछ फेरबदल होने कमरों में फेरबदल होना है, कुछ कमरे और बढ़ाए जाएंगी और सीटी स्कैन के लिए भी हमने जगह चिन्हित कर दी है, सभी सिविल वर्क होना है। दूसरा, इसका टेंडर हो चुका है, EHI इंटरनेशनल गुड़गांव के फॉर्म है, वो लोग जो है इस महीने के अंत तक। वहीं गर्मी बढ़ते ही उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर सैलानी उमड़ने लगे हैं। नैनीताल के टूरिस्ट स्पॉट पर सैलानियों की काफी भीड़ नजर आ रही है। मुक्तेश्वर, रामगढ़, भीमताल, नौकुचिया ताल में सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है और जैसे ही गर्मी बढ़ी, देश के कोने कोने से सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। नैनीताल में सैलानी नैनी झील में बोटिंग का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं नैनीताल के चिड़ियाघर में भी सैलानियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्राउड भी काफी है और घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, सो इट्स रियली नाइस और मैं और टूरिस्ट को भी बोलूँगी कि यू मस्ट कम। कारोबार अच्छे चल रहे हैं, जितने नैनीताल शहर से अलावा जो होटल है, होम स्टे, सबका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और पब्लिक बढ़ रही है और यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है और यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो खुश है इस चीज़ से। वहीं उत्तरकाशी हर्षिल घाटी में पहली बार रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है और हर्षिल घाटी में पर्यटक और तीर्थयात्री रिवर राफ्टिंग के साथ ही हर्षिल घाटी के नरसिंह सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से अलकनंदा एक्सपीडिशनल रुद्रप्रयाग की राफ्टिंग कंपनी को अनुमति दी गई है। राफ्टिंग कंपनी ने हर्षिल में राफ्टिंग का संचालन भी शुरू कर दिया है और ये अनुमति 30 जून तक दी गई है।
मैं अभी हरसिल में हूँ। हरसिल में हम राफ्टिंग स्टार्टिंग किया है और ये राफ्टिंग स्टार्टिंग करने के लिए हमें उत्तराखंड टूरिज्म मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ के हरसिल में राफ्टिंग कराने के लिए परमिशन अलाउ की है। अभी हम हरसिल में हैं। हरसिल में राफ्टिंग की अनुमति देने के लिए उत्तराखंड सरकार माननीय सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और यहां पे गंगोत्री जाने वाले यात्रीगण राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। मेरा नाम पवन है। अभी हम लोग हरसिल में हैं। यहाँ पे हम लोग राफ्टिंग करवा रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार और माननीय पुष्कर सिंह धामी का हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हरसिल में राफ्टिंग स्टार्ट करने की अनुमति दी है। तो देहरादून में 4 दिन का अन्न महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इसके साथ ही प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी और कृषि विभाग के तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मोटे अनाज की मार्केटिंग के लिए कई स्टॉल्स लगाए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर्वतीय जिलों में विभिन्न मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।